जा रहे हैं, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बीएलओ आपके घर आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स माँगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। दोस्तों, इंडिया फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं ख्वाजा कबीर नागपुर से। जी हाँ, जैसे आपको मालूम है, महाराष्ट्र के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरे साथ में न्यूज़ अलाराम के संपादक अब्दुल काशिफ साहब बैठे हैं। अब्दुल काशिफ साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि जगह जगह कैंप लिया जा रहा है एसआईआर के बारे में। एसआईआर के बारे में कुछ तंजीमें जो है भ्रम भी फैला रही है कि डॉक्यूमेंट ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि कुछ पोस्टर्स शेयर किए जा रहे हैं। एक तो पोस्टर है जिसमें 4 कैटेगरी इस तरीके से बना के लोगों को बताया जा रहा है कि जो 1987 से पहले पैदा हुआ और उसका 2002 की लिस्ट में नाम है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ये मानते हैं हम। उसके बाद है बी कैटेगरी, जो 1 जुलाई 1987 के पहले पैदा हुआ लेकिन 2002 की लिस्ट में उसका नाम मौजूद नहीं है, तो इन्हें अपना एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। ये भी बात ठीक है। अब जो सी कैटेगरी के ताल्लुक से इस पीडीएफ फाइल में लिखा गया है, और ये नांदेड़ की एक जानी-मानी तंजीम है, उनकी तरफ से ये शाये किया गया। इसमें लिखा है कि जिनकी पैदाइश 1987 से लेकर 2004 के दरमियान हुई, उनको अपना और अपने माँ-बाप का बर्थ सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंट की ये पूरी लिस्ट दी है, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, अपना भी और अपने माँ या बाप में से किसी एक का भी। तो ये पूरी तरीके से गलत इन्फॉर्मेशन है। आपको बता दूं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाओगे तो एनुमरेशन फॉर्म का इस तरीके से डेमो आपको मिल जाएगा। उसके पीछे आप देखते हो बैक साइड में साफ-साफ लफ्ज़ों में लिखा है कि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई और उनका 2002 की लिस्ट में नाम है, उन्हें कोई डॉक्यूमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और जो 1987 से लेकर 2004 के दरमियान पैदा हुआ और उनका नाम अगर से यादी में है 2002 की, उनका नहीं है तो उनके माँ या उनके बाप का होगा, दादा या दादी का होगा, तो उनको भी किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। लेकिन अगर से नहीं है इनके माँ बाप का, दादा दादी का नाम, तो इनको ये नीचे में जो 12 डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर से इनके माँ या बाप या दादा या दादी का नाम 2002, 2003, 2004, अब ये अलग-अलग शहरों में अलग-अलग जगह पे एफआईआर हुआ था, इसलिए हम 2002, 2003, 2004 बोल रहे हैं। पिछली एफआईआर यानी कि 2002, 2003, 2004 में से आपका या आपके माँ बाप का या आपके दादा दादी का नाम है, किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखाना है। तो सोशल मीडिया पे ये जो पोस्टर्स वायरल किए जा रहे हैं, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बीएलओ आपके घर आएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। सिंपल एक एनुमरेशन फॉर्म होगा जो बीएलओ आपको अप्रैल महीने में आपके घर ला के देगा। ये फॉर्म को आपको फिल करना है। अब ये फॉर्म को फिल कैसे करना है, तो इसके ताल्लुक से यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो अभी अपलोड हो चुके हैं। आपके न्यूज़ अलार्म पे भी जी। आपने खुद ये इसमें जो है पूरी डिटेल्स दी है जी, ना? अगर से आप यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे न्यूज़ अलार्म सर्च करते हो तो एफआईआर से रिलेटेड हमारे कई वीडियो मिलेंगे। एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरें वो भी हमने उसके वीडियो अपलोड किए हैं। अब इसमें आप देखिए, ये जो लेफ्ट साइड का जो कॉलम है, ये सिर्फ़ उन्हें फिल करना है जिनका नाम 2002 की यादी में होगा। मान लो अगर से हम जैसे लोग जो 2002 में तो वोटर बने नहीं थे, 18 साल के हुए नहीं थे, तो उनके माँ या बाप का तो नाम होगा। तो ये जो राइट साइड का कॉलम है, इसमें अपने माँ या अपने बाप, उनका भी नहीं है तो दादा या दादी, किसी एक का नाम यहाँ फिल करना है, नीचे में सिग्नेचर करना है और बीएलओ को दे देना है। लेकिन आपको एक बात का ख़्याल रखना होगा, इसे फिल करने के पहले कम से कम 3 से 4 कॉपी इसकी निकाल लें और पहले तो इसकी प्रैक्टिस करें। क्योंकि एक बार अगर से इसको आपने गलत भर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई नंबर गलत हो गया, यादी नंबर गलत हो गई, तो तकलीफ हो सकती है, बिला वजह आपको नोटिस आ सकता है। इसलिए पहले इसकी 3 से 4 कॉपी निकालें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसमें जो फ़ोटो लगाने का जो ऑप्शन दिया है लेफ्ट साइड में, लेटेस्ट अपडेटेड फ़ोटो ही आप इस पे लगाएँ, पुरानी फ़ोटो का इस्तेमाल ना करें। और औरतों के लिए ख़ासकर हमारा एक पैगाम है कि पूरी तरीके से नकाब या दुपट्टा ओढ़ के फ़ोटो आप बिल्कुल ना निकालें। आपके दोनों कान दिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखे हैं यूपी, बिहार में कई औरतों के नाम इसी वजह से कटे
इसी वजह से उन्हें नोटिस आया, क्योंकि उनके कान नहीं दिखाई दे रहे थे, ये भी एक वजह है। तो एक बार फिर मैं रिपीट करना चाहूँगा, डॉक्यूमेंट बनाने को लेकर जो भी गलतफ़हमियाँ फैलाई जा रही है, ऐसे बहकावे में बिल्कुल ना आएँ। अगर से आपका या आपके माँ-बाप का या आपके दादा-दादी का नाम 2002 की लिस्ट में है, आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है। आपके माँ-बाप का नहीं है, दादा-दादी का नहीं है, तो तब ये 12 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अभी 3 कैटेगरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेंशन किया है। अगर से आप 1987 के पहले पैदा हुए, 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, सिंपल एक डॉक्यूमेंट अपना दे दो। 1987 से 2004 के दरमियान आप पैदा हुए और 2002 की लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, आपके रिश्तेदार का, माँ-बाप, दादा-दादी का, तो एक डॉक्यूमेंट ये लिस्ट में से अपना देना है और अपने माँ या अपने बाप में से किसी एक का देना है। और जो बच्चे 2004 के बाद पैदा हुए, उनका तो नाम बिल्कुल होगा ही नहीं 2002 की लिस्ट में। उनके माँ-बाप का भी नहीं है, दादा-दादी का भी नहीं है, तो तब उनको अपना भी एक डॉक्यूमेंट, इन 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपना देना है और अपने माँ का भी देना है और अपने बाप का भी देना है। सिंपल। अच्छा काशिफ साहब, एक बात ये और मेरे जहन में आ रही थी, मैंने उस दिन इरशाद खान साहब से भी सवाल किया था, शायद मेरा सवाल मैंने उनसे बराबर नहीं कर पाया। मेरा कहने का मतलब ये था 6 और 7 तो ठीक है, फॉर्म 8 नंबर फॉर्म है। बाय चांस अगर बीएलओ आता है, कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, उन्होंने गलत अगर डॉक्यूमेंट भर के लेके गया, फॉर्म भर के, मेरा सवाल उनसे ये था कि उस डॉक्यूमेंट को दोबारा ऑनलाइन भरना पड़ेगा या किसी ऑफिस में जाके करेक्शन करवाना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 8? जी देखिए, सबसे पहले तो फिर हम कह रहे हैं कि अगर से आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी बनती है कि वो फॉर्म आप ना भरें। और बेहतर है कि लिखित में इस तरीके से ये फॉर्म भरने से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मेरा ये मानना है, ऑनलाइन फॉर्म भरें। और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये बहुत अहम है। एक तरीके से देखा जाए तो ये एनपीआर, एनआरसी ही हो रहा है इस वक़्त। सीधा शहरियत का सवाल उठने वाला है कि भाई सबूत दो कि आप भारत में पैदा हुए थे। आप नहीं हुए तो आपके माँ-बाप में से कोई एक पैदा हुआ होगा। तो इसलिए अगर से गलती हो जाती है, तो अपने जो ज़िम्मेदार पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस जारी होने की है, इसलिए अभी इस पे हम पूरी तरीके से कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। नहीं कर जी, कुछ फेरबदल हो सकता है इसमें, बिल्कुल। कानून में जो है बदलाव हो सकता है, इसलिए जी। कुछ बोल नहीं सकते। अभी इंशाल्लाह अगले 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से महाराष्ट्र को लेके सारी गाइडलाइंस जारी कर दी जाएँगी। तो आखिर में मैं सभी तंज़ीमों से गुज़ारिश करता हूँ, अपनी-अपनी बस्ती की कम से कम आप ज़िम्मेदारियाँ लें कि 2002 की, 3 की, 4 की, जो भी आपके शहर में जब जब भी एफआईआर हुआ, वो लिस्ट में आप अपने बस्ती वालों का नाम देखें। घर-घर जाके लोगों तक, जैसा हम इलेक्शन के वक़्त में यादी नंबर, अनुक्रमांक नंबर घर-घर पहुँचाते हैं, वैसे इस वक़्त भी हमारी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि लोगों के पास में इतना इल्म नहीं है कि वो वोटर्स डॉट ECI.gov.in पे जाए या ECI नेट एप्लीकेशन जो है उसको चलाए, इतनी समझदारी नहीं है लोगों में। तो मैंने पॉलिटिकल लीडर्स की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आगे आए। मैंने साथ-साथ में देखा है कि मस्जिदों में भी ये कैंप लिए जा रहे हैं, अब आगे की कोशिशें हैं कि मंदिर और गुरुद्वारा में भी ये कैंप लिए जाएँगे कि लोगों को जागरूकता आए, उसमें पता चले। और ये तो एसआईआर का तो शुरू हो गया, महाराष्ट्र के अंदर जल्द शुरू भी हो जाने वाला है, और तो कानून जो है बन के जो एक तय हो जाएगा कि एसआईआर बिल्कुल होना ही होना है करके। तो क्या आप जो जैसे लोगों ने लीडरों ने जो वोट माँग के यहाँ से अपने वोटिंग के ज़रिए चुन के आए, क्या उनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती है कि घर-घर जाके ये एसआईआर के बारे में समझाएँ? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी कुछ महीने पहले आपने देखा किस तरीके से घर-घर जाके वो जो गली-कूचे के जो नेता थे, वो वोट माँग रहे थे लोगों से, और लोगों ने दिल खोल के वोट दिया लोगों को। जिनको जिताना चाहिए था, उन्हें जिताया भी। अब इनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे आम नागरिकों के वोट को कैसे बचाया जाए, उसकी ज़िम्मेदारी आप लें। 2002 की यादी में उनके नाम सर्च करके दें, एनुमरेशन फॉर्म जब आए, उसे फिल करके दें। कुछ गलती होती है या किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है, उस वक़्त क्या मदद, कानूनी मदद की जा सकती है, ये तमाम काम पॉलिटिकल लीडर्स को करना होगा। आपके साथ में एनजीओ भी है, इरशाद खान साहब भी है, आप जो है पूरा नागपुर में आप जो ये कैंप चला रहे हैं, क्या आगे का भी आपका कुछ दौरा, मैंने सुना है कि पूना भी और कहीं और दूसरे शहरों में भी जाने वाले हैं? जी, अभी 28 तारीख को मुंबई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो उसमें भी जाने वाले हैं। और उसके अलावा अभी नागपुर शहर में कंटिन्यू 3 प्रोग्राम हैं, जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। 13 मार्च को बिलाल मस्जिद यशोधरा नगर, और 14 मार्च को राजीव गांधी नगर के एक मंदिर के सामने प्रोग्राम रखा गया है, और 15 मार्च को कुंदन लाल गुप्ता नगर में प्रोग्राम होने वाला है। तो जो लोग एफआईआर के ताल्लुक से जानकारी हासिल करना चाहते हैं,
कुछ उनके सवालात है, तो इस प्रोग्राम में रात 10 बजे ज़रूर पहुँचें। ये थे हमारे साथ में न्यूज़ अलाराम के संपादक अब्दुल काशिफ साहब। इन्होंने जो समझाया है, बारीकी से समझाया, और उन्होंने जो अपील लास्ट में किया है कि हमने कहाँ-कहाँ ये कैंप का जो है प्रोग्राम लिया है, उसमें अवश्य पहुँचे, क्योंकि आगे चल के आपको तकलीफ़ ना हो। ये एसआईआर ऐसा है कि लोगों को पहले दहशत थी, लेकिन इन लोगों के कैंप लेने की वजह से अब लोगों में थोड़ा सुकून हो गया है कि नहीं, अब वो दहशत नहीं रही जो बिहार वाली दहशत थी। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए।